ज्ञान निवेदित शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले के बारे में पढ़े और आज हम इससे जो बचा हुआ जो भाग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हमें राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार है इनको हमें समझने के लिए हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उस कैलेंडर के जो 12 महीने उन 12 महीनों का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसका पहला महीना आता है चैत्र। पहला महीना आता है चैत्र, वैशाख, चैत, वैशाख, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन, कार्तिक, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमें ध्यान रखना है कि पहले जो हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना आता है वो आता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मिक्सर, पौ, माह और फाल्गुन। ये 12 महीने अगर हमें इनके बारे में अगर जानकारी होगी तो हमारे राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले है उनमें हमारे किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएगी। अब हमें डायग्राम बनाना है जिसके अंदर कल हमने चैत्र महीने के प्रमुख त्योहार और मेले उनका हमने अध्ययन कर लिया। आज हम करेंगे वैशाख। वैशाख महीने के प्रमुख त्योहार करेंगे। इसमें देखिए यहाँ हो गई अमावस्या, यहाँ हो गई पूर्णिमा। अब हमें तिथि क्रम लेनी है 1 से 15 तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13 और 14 और अमावस्या। वहां से वापिस तिथि क्रम लेनी है 1, एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10 से 10वीं, एकादशी, नवादशी, 13 और 14 और जो अंतिम सोर हुए पूर्णिमा। तो हमें वैशाख के जो प्रमुख त्योहार है मेले अगर हमें यह समझ में आ गया कि 15 दिन तो कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। ये हो गया कृष्ण पक्ष, ये हो गया कृष्ण पक्ष और ये हो गया शुक्ल पक्ष, ये हो गया शुक्ल पक्ष। यानी हमें 2 भागों में बांटना है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और हम आज वैशाख महीने के जो प्रमुख त्योहार और मेले उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो पहला जो त्योहार आता है ये कृष्ण पक्ष की तीज आता है। यानी वैशाख महीने में जो प्रथम जो त्योहार है तो वैशाख की तृतीया को आता है कृष्ण पक्ष की। तो मैं कृष्ण पक्ष की तृतीया के बारे में अध्ययन करेंगे वैशाख महीने में, जिसके अंदर झींगा, गौर या इसे कहा जाता है बेतमार गणगौर, इसे कहा जाता है बेतमार गणगौर। और बेतमार गणगौर है, ये हमारे राजस्थान में 2 जगह मनाई जाती है।
एक आती है उदयपुर और दूसरी है जोधपुर। ये वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष की जो तीज आती है उसकी दिनेगौर और बेतमार गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। यह राजस्थान के अंदर उदयपुर और जोधपुर ऐसा कहा जाता है कि बेतमार गणगौर की जो शुरुआत है वो जोधपुर घराने की राजकुमारी के द्वारा इस त्योहार की शुरुआत की गई है। और ये जोधपुर की राजकुमारी उदयपुर इनका ससुराल था, तो इस राजकुमारी के द्वारा इस त्योहार की शुरुआत की गई थी। तो ये हमारे राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर दोनों जगह ये त्योहार मनाया जाता है। और एक राजकुमारी के द्वारा जोधपुर की राजकुमार थी उसके द्वारा ये इस त्योहार की शुरुआत की गई है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये गणगौर की जो सवारी निकलती है उस समय महिलाएं विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनकर, मर्दों की वेशभूषाएं पहनकर और जो कंवारे युवक होते हैं उन युवकों को बेंत भी मारते हैं। इस कारण इस त्योहार को बेतमार गणगौर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है समाज के अंदर कि जब महिलाओं के द्वारा जब कंवारे युवकों को तो बेंत की मारी जाती है तो उन लड़कों की जो शादी है इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है और सीधी उन बच्चों की शादी हो जाती है। तो यह त्योहार वैशाख पक्ष की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बेतमार गणगौर मनाई जाती है। ये हमारे राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर दो ही क्षेत्रों में मनाई जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा कि गणगौर नाथ द्वारा की गणगौर है, गुलाबी गणगौर कहलाती है। गणगौर की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है और जैसलमेर के अंदर ये गणगौर की सवारी है चतुर्थी को निकाली जाती है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की। तो अलग अलग गणगौर के बारे में अलग अलग प्रकार के विप्रश्न बनते हैं, मगर सीधा कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बेतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। अगर उदयपुर या जोधपुर अगर दोनों ऑप्शन आए तो दोनों सही है, अगर एक आए इन दोनों में से उदयपुर और अगर उदयपुर आए तो उदयपुर करना है, जोधपुर आए तो जोधपुर करना है। संयुक्त रूप से आए उदयपुर और जोधपुर करना है, इसे बेतमार गणगौर भी कहा जाता है। उसके बाद में जो कोई त्योहार है नहीं अब तक और जो आगे जो त्योहार आता है वो आता है अक्षय तृतीया। यानी सिर्फ भी अमावस्या तक कोई त्योहार नहीं, वैशाख महीने में सिर्फ कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है उसमें ये एक त्योहार आता है दीनागमन या बेतमार गणगौर। उसके बाद में आते अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या इसे बोला जाता है आखा तीज। आखा तीज इसे बोला जाता है आखा तीज। और ये आखा तीज है, ये देखिए कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, अब हम शुक्ल पक्ष में वैशाख आते हैं। तो ये जो तीज है इसी तीज अक्षय तृतीया त्योहार आता है या आखा तीज आता है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आखा तीज के अंदर बिना मुहूर्त के अबूझ सावा शर्मादि होते हैं। किसी पंडित जी से विवाह या लगन निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे अबूझ सावा माना जाता है। और सीधे हम बिना विचार किए हुए सीधा जो विवाह का या कोई भी उत्सव है समारोह है तो हम आखा तीज को हमें रख सकते हैं, किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। इस आखा तीज से भी कई संबंध जुड़े होते हैं। और देखिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होता है वो बाल विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया या आखा तीज के दिन सर्वाधिक होते हैं। बाल विवाह सर्वाधिक बाल विवाह ही सर्वाधिक होते हैं आखा तीज को। और बाल विवाह जो सर्वाधिक होता है वो अनुसूचित जनजाति के अंदर मीणा जनजाति में मीणा जनजाति के अंदर सर्वाधिक आखा अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होते हैं। और सबसे कम जो बाल विवाह होते हैं वो भील जनजाति के अंदर बाल विवाह नहीं होते हैं। तो हमें यह याद रखना है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह किस समाज में होता है? तो मीणा जनजाति में होते हैं। किस समाज के अंदर है, किस जाति के अंदर है?
बाल विवाह नहीं होते हैं तो इसका उत्तर आएगा भील जनजाति के अंदर बाल विवाह नहीं होता है। और एक इसके बारे में कहा गया है कि आकातीज को ही बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। बीकानेर राज्य की स्थापना यानी आकातीज के दिन ही राव भिक्का जी के द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। कई ऐसे ऐसे जुड़े हुए बिंदु है और इसी दिन तो किसान खेती करते हैं, वो किसान भी तीज को बहुत महत्वपूर्ण दिन मानते हैं और 7 प्रकार का अन्न खाया जाता है। यानी आकातीज के दिन ही किसानों के द्वारा बनाकर 7 प्रकार का अन्न खाया जाता है जिसे कहा जाता है खींच गलवाने। जिसे कहा जाता है खींच गलवानिया। यानी इसी दिन 7 प्रकार के अन्न पकाए जाते हैं जिसे कहा जाता है खींच गलवानिया। एक बार राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि खींच गलवानिया क्या है। तो खींच गलवानिया एक प्रकार का राजस्थान का पकवान है जिसके अंदर खिचड़ा बनाया जाता है और गुड़, घी और गेहूं के आटे का गलवानिया बनाया जाता है जो कि राबड़ी जैसा होता है और ये गलवानिया मीठा होता है। सिरे के प्रकार का होता है ये गलवानिया। तो प्रश्न पूछा जाता है खींच गलवानिया क्या है। तो आकातीज पर बनाए जाने वाला व्यंजन है वो खींच गलवानिया कहलाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो परशुराम जी का जन्म जन्म भी आकातीज को ही माना जाता है। आकातीज को ही माना जाता है और जो परशुराम जयंती है वो भी आकातीज के दिन ही मनाई जाती है। ये आकातीज है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। बीकानेर राज्य की स्थापना, किसानों का ये महत्वपूर्ण त्योहार होता है। किसान खेती संबंधी शगुन लेते हैं इसी दिन और 7 प्रकार का जो व्यंजन बनाते हैं उस व्यंजन को खींच गलवानिया कहा जाता है। परशुराम जयंती भी आकातीज को ही मनाई जाती है। अब आगे तो इसके बाद में आता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख इसे हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। पूर्णिमा का मतलब है कि शुक्ल पक्ष में आती है और पूर्णिमा का, क्योंकि पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है, इसे बुध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुध पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा ये बौद्ध धर्म में इस बुद्ध पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उन्हें जो कैवल्य या जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और जो निर्वाण हुआ था वो निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जन्म मृत्यु यानी एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म, केवल ज्ञान और मोक्ष या मृत्यु वो एक ही दिन होती वैशाख पूर्णिमा को। उसके बाद में तो ग्रासीय जनजाति है, जो ग्रासीय जनजाति है, ग्रासीय जनजाति, उनका सिरोही के अंदर ये सर्वाधिक सिरोही क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति है और मातृकुंडिया में इनका मेला लगता है। मातृकुंडिया के अंदर मेला लगता है
और रश्मि परगना है वहां पर, रश्मि परगना है वहां पर मातृकुंडिया के अंदर ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक शिविर में मातृकुंडिया रश्मि परगना है, जो कि रश्मि गांव है और ये पड़ता है चित्तौड़ के अंदर, यानी यह है चित्तौड़ जिले के अंदर। वहां पर ये मेला भरा जाता है और इस मेले को मेवाड़ का मातृकुंडिया मेले को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार। ये जो ग्रासिया जनजाति है उस जनजाति का मातृकुंडिया रश्मि गांव परगना है और क्षेत्र चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन वहां पर मेला भरा जाता है, उस मेले को मेवाड़ का या मातृकुंडिया क्षेत्र के अंदर जो मेला भरा जाता है उसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो मातृकुंडिया रश्मि परगना के अंदर जो क्षेत्र है वहां पर जो वैशाख पूर्णिमा को मेला भरा जाता है उसे पवित्र स्थान माना जाता है, इस कारण से मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इससे संबंधित भी ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या करके जो पश्चाताप किया था और जो परशुराम जी ने जो भक्ति की थी वो भक्ति भी इस मातृकुंडिया क्षेत्र पे की थी। इस कारण कि परशुराम से जुड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ पर परशुराम ने रहकर भक्ति की थी और उसे क्षमा मांगी थी, इस कारण भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है और ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ भी मेला भरा जाता है। अब देखिए भारत सरकार के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए गए थे पोखरण के अंदर, भारत सरकार के द्वारा जो पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, एक तो किया गया था 1974 ईस्वी में और एक किया गया था 1998 में। ये दोनों जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, ये दोनों परमाणु परीक्षण वैशाख पूर्णिमा को ही किए गए थे। इस समय जो भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी और ये 11 मई 1974 को किया गया था और ये 1998 के अंदर जो किया गया था उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और 13 मई को किया गया था। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर जो परमाणु परीक्षण है वो वैशाख पूर्णिमा को ही किया गया था। इसके बाद में जो अगला जो त्योहार आता है तो ये वैशाख महीने के प्रमुख त्योहार हो गए। प्रमुख तो त्योहार था उसमें लीनागौर गणगौर या बेतमार गणगौर जो उदयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध थी। उसके बाद जो आखाती अक्षय तृतीया आते थे वो प्रमुख त्योहार था जो शुक्ल पक्ष में आता था। उस दिन राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह किए जाते थे और जो बाल विवाह है सबसे ज्यादा मीणा जनजाति में होते थे और सबसे बाल विवाह मीर जनजाति में बाल विवाह नहीं किए जाते थे। ये अबूजी सब होता है अक्षय तृतीया का। इसी दिन बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। भगवान परशुराम की जयंती भी इसी अक्षय तृतीया को ही मनाई जाती थी। जिसके बाद में आती है वैशाख पूर्णिमा, जिसे भूत पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसे भगवात्मा वो धर्म से संबंधित है। वैशाख पूर्णिमा भी भगवान बुद्ध का जन्म, केवल्य ज्ञान और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और राजस्थान के अंदर सिरोही के अंदर जो ग्रासिया जनजाति है उन जनजाति का मातृकुंडिया रश्मि परगना चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, उसका मेला वैशाख पूर्णिमा को भरा जाता है। उस क्षेत्र को, उस मेले को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। इसी दिन भारत सरकार के द्वारा पोखरण के अंदर 1974 और 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये जो अब जो प्रमुख त्योहार और मेले थे ये था वैशाख माह के। जो अगला जो माह आएगा वो आएगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीने के प्रमुख कौन से त्योहार और मेले? ज्येष्ठ महीने के प्रमुख त्योहार और मेले। इस वगैरह में एक ट्रिक से देखिए, यानी इतनी बार हमने जो चैत्र वैशाख के जो हमने
2 महीने के जो प्रमुख त्योहार और मेले देखे थे उनमें हमें थोड़ी समस्या रहती है, कौन सा मेला कब आता है, कौन सी तिथि को कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था। अब हम ट्री के माध्यम से ज्येष्ठ महीने के जो प्रमुख त्योहार है उनका हम अध्ययन करेंगे। देखो ट्री के बड़े जेठ में बड़े जेठ में गंगाजल बड़े जेठ में गंगाजल पिंपल को चढ़ाया। यानी बड़े जेठ में गंगाजल है वो पिंपल को बड़े जेठ में गंगाजल पिंपल को अमावस्या को चढ़ाया। यानी अगर हमें ये याद हो जाएगा बड़े जेठ में गंगाजल पिंपल को अमावस्या को चढ़ाया, तो हमें देखिए जेठ महीने के जो त्योहार है ये हमें जेठ से याद हो जाएगा। उसके अगर देखें तो इसमें जो प्रथम जो आता है वो बड़े शब्द से लिया जाता है कि इसके अंदर जो प्रथम जो त्योहार आता है सिर्फ ज्येष्ठ की अमावस्या को आता है। उस दिन बड़ अमावस्या या इसे वट सावित्री व्रत, यानी जो बड़े जेठ में जो शब्द है उसका अगर हम ट्रिक से देखें तो बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत भी है, वो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को क्या जाता है। तिथि याद करने की जरूरत नहीं, तो अमावस्या शब्द दिया गया है। उसके बाद में गंगा दशमी, ताकि अब जो त्योहार आएंगे गंगा दशमी ये अमावस्या आ गया, मतलब शुक्र से करते हैं तो अमावस्या तक जो प्रमुख त्योहार है या व्रत है वो आ गया। क्योंकि वट अमावस्या वट सावित्री व्रत है वो अमावस्या के दिन होता है। फिर गंगा दशमी ये शुक्ल पक्ष की दशमी है, उस दिन गंगा दशमी या निर्जला एकादशी, यानी गंगा दशमी उसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। और सूत्र की हम बात करें तो यहाँ शब्द है पिंपल, इसे पिंपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह के इसलिए भी कितने त्योहार है। सूत्र बड़े जेठ में गंगाजल पिंपल को अमावस्या को चढ़ाया, तो बड़े का मतलब बड़ अमावस्या, वट सावित्री व्रत भी इसी दिन किया जाता है। गंगा दशमी ये जेठ शुक्ल की दशमी के दिन गंगा दशमी का व्रत किया जाता है। और अगले दिन ही जो एकादशी आती है उस दिन निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है, शुक्ल पक्ष में आता है। और जो अंतिम जो इस महीने का ज्येष्ठ महीने के जो प्रमुख त्योहार है उसमें पिंपल पूर्णिमा आती है। इसलिए इतना याद रखना है हमें कि बड़ अमावस्या, वट सावित्री व्रत, गंगा दशमी, निर्जला एकादशी और पिंपल पूर्णिमा है, ये ज्येष्ठ महीने के प्रमुख त्योहार है। उसके बाद में अगला आता है आषाढ़। अगले 2 महीने का हम अध्ययन करेंगे वो आ गया आषाढ़, लिखना हमें आषाढ़ महीने के प्रमुख त्योहार। इसका ट्रिक है याद करने का, वो ट्रिक है आषाढ़ में
आषाढ़ में देवगुरु आते हैं। आषाढ़ में देव गुरु, आषाढ़ में देव गुरु आते हैं। यानी सिर्फ याद करने का है कि आषाढ़ महीने होता है, आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें देव गुरु आते हैं। इसके लिए देखिए इसमें इस पक्ष में कोई है नहीं, शुक्ल पक्ष की अमावस्या तक आषाढ़ महीने में कोई त्योहार नहीं है। और इसके बाद में जो त्योहार आता है वो इस एकादशी को आता है। कब आता है? एकादशी को आता है। जो आषाढ़ महीने की जो एकादशी आता है उस दिन इसका जो प्रमुख है वो आता है, इसे बोलते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एका हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बात प्रचलित है कि देवशयनी एकादशी को यानी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी होती है उस दिन से ही देवता 4 महीने के लिए पताल में चले जाते हैं या देव सो जाते हैं। कोई शुभ या मांगलिक कार्य 4 महीने के लिए नहीं किया जाता, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हमें ये ध्यान रखना है जो 4 महीने के लिए जो देवता सोते हैं और देवशयनी एकादशी होती है, और एक कार्तिक माह की एकादशी होती है। ये दोनों एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। यह देवता शुक्ल पक्ष में सोते हैं और शुक्ल पक्ष में देवता जागते हैं। तो ये 4 महीने के लिए देवशयनी एकादशी से देवता 4 महीने के लिए ऐसा माना जाता है कि सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी है वो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ये देवशयनी एकादशी आती है। अब देखो फिर आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा तो ये याद करने की हमें ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आषाढ़ में देव गुरु आते हैं। यानी आषाढ़ के महीने के अंदर देवशयनी एकादशी आती है, इसी दिन देवता सो जाते हैं। कोई मांगलिक कार्य, कोई विशेष कार्य नहीं किए जाते हैं 4 महीने के लिए। और नहीं भारत के अंदर शादी और विवाह 4 महीने के लिए आयोजन इनका भी नहीं होता है। फिर आती है गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो हमारे आषाढ़ महीने में सिर्फ 2 ही आते हैं, एक देवशयनी एकादशी और एक आती है गुरु पूर्णिमा। और इस गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। अब जो अगला जो महीना आता है वो आता है सावन। अगला महीना आता है वो आता है श्रावण। ठीक है, सावन महीने के प्रमुख त्योहार ऐसा कहा जाता है कि गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं आता है। और तीज से ही गणगौर भी त्योहार, तीज ले बावड़ी यानी गणगौर होती है। और राजस्थान के गणगौर के बाद राजस्थान में जो प्रमुख त्योहार आते हैं उन त्योहारों की शुरुआत ही सावन महीने की अमावस्या होती है। इसका देखिए सूत्र है सावन महीने में तो याद करने का जो ट्रिक है, सावन महीने के प्रमुख त्योहार और मेले याद करने का ट्रिक है। सावन में नेवलियम, सावन में नाग हुए नेवलियम में, सावन में नाग हुए नेवले में लड़ाई हुई तथा माउस को राखी बांधी। माउस को राखी बांधी यानी प्रमुख सूत्र है। सावन में नाग व नेवले में लड़ाई हुई तथा माउस को राखी बांधी।
यानी इसमें नाग पंचमी का त्योहार आता है सावन के अंदर ही। सावन के अंदर ही नेवला नवमी आती है और इसी के अंदर हरियाली अमावस्या आती है और रक्षाबंधन जो त्योहार है वो सावन महीने में आता है। तो अभी ट्रिक के माध्यम से हमने सावन महीने के प्रमुख जो त्योहार है उनका हम अध्ययन इस सूत्र के द्वारा ही हम कर लेंगे। पहले देखिए नाग पंचमी, तो पहला अक्षर है सावन में नाग। देखिए नाग पंचमी, देखिए हमें इतना ध्यान रखना है, सर्प क्या होता है? काला होता है। नाग क्या होता है? काला होता है। नाग क्या होता है? काला होता है। तो ज्यादा काला होता है। अन्य आकाश में काला कब रहता है? अंधेरी रातें होती है, वो क्या कहलाता होता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो हमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो नाग पंचमी है वो सावन महीने की कृष्ण पक्ष की जो पंचम तिथि होती है उस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन सर्पों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन ही सर्पों की पूजा की जाती है राजस्थान के अंदर। तो ये नाग पंचमी का जो त्योहार है कृष्ण पक्ष की, ये कृष्ण पक्ष की सावन महीने की पंचम को ये होता है। उसके बाद में नेवला नवमी, नेवला नवमी। देखिए राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि नेवला नवमी किस माह, नेवला नवमी किस तिथि को और किस माह में मनाया जाता है? तो नेवला नवमी है ये सावन माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। तो सूत्र में देखिए नाग व नेवले में लड़ाई हुई, यानी नाग सर्प और नेवला की लड़ाई भी बहुत ही प्रसिद्ध होती है। ये जब लड़ते हैं तो इनमें से एक ही बचता है, सांप और नेवला में। तो जो नेवला नवमी है ये नाग नवमी के बाद में आती है और ये सावन महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को ये आती है। तो यहाँ देखते हैं सावन पक्ष की जो नवमी हो यह है। तो नाग पंचमी और नेवला नवमी ये दोनों सावन माह के कृष्ण पक्ष में आते हैं। उसके बाद आते हैं सावन अमावस्या। सावन अमावस्या, ध्यान देना है सावन अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या। देखिए सावन का महीना अच्छी बारिश होती है और पूरी प्रकृति चारों ओर से खेती खलियान चारों ओर से हरे भरे रहते हैं, सुनहरा मौसम होता है। इसलिए इस सावन अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है कि चारों ओर जो हरियाली होती है, इस कारण सावन माह की अमावस्या को भी हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अब देखिए इसके आगे आने वाला जो त्योहार है वो आता है सूत्र के हिसाब से चले तो सावन की तीज। सावन की तीज, अब देखिए अमावस्या तो प्रमुख त्योहार हो गए, नाग पंचमी आ गई, नेवला नवमी आ गई और हरियाली अमावस्या भी आ गई। अब है तीज, सावन तीज। देखिए सावन तीज, इससे भी कई प्रश्न निकलते हैं। इस सावन तीज को ही छोटी तीज भी कहा जाता है। सावन तीज को ही छोटी तीज कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन किस तिथि से माना जाता है? तो राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन सावन माह की तीज से या छोटी तीज से राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन माना जाता है। इस छोटी तीज सावन तीज को ही राजस्थान में झूले जाते हैं और सावन तीज के अंदर ही जो जिन लड़कों की सगाई हो जाती है और विवाह नहीं होता है उनकी तीज भी जो गाली जाती है वो छोटी तीज को ही गाली जाती है, उसे कहा जाता है सावन तीज। पहले सावन की तीज के दिन ही बहुत ही मुख्य रूप से त्योहार मनाया जाता है। हर्षोल्लास से सावन तीज का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। पेड़ों पर झूले डालकर महिलाएं 16 श्रृंगार कर झूले हेलती है, तो ये प्रमुख त्योहार है और इसी दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन
माना जाता है। और इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। जो श्रावण तीज होती है उसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। और एक छोटी तीज और एक आती है बड़ी तीज जो भाद्र महीने में आती है, इसे कहा जाता है छोटी तीज। कई बार हमारे गलत उत्तर हो जाता है कि जो श्रावण महीने बड़ा माह होता है और जो बड़ी तीज होती है वो श्रावण की तीज को कहा जाता है। ऐसा नहीं होता है, श्रावण की तीज को सिर्फ छोटी तीज ही कहा जाता है। अब देखिए जो अगला है, और जो श्रावण तीज की जो सवारी है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी श्रावण तीज की जो सवारी है वो जयपुर राज्य की प्रसिद्ध है। वैसे गणगौर की सवारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जो श्रावण तीज की जो सवारी है वो भी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी दिन से त्योहारों का आगमन माना जाता है, इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। अब देखिए अगला जो बच गया राखी बांधनी, यानी तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है रक्षाबंधन, ठीक है। सूत्र से हम काम है अमावस्या को राखी बांध दी। राखी का जो त्योहार है वो श्रावण महीने की पूर्णिमा को आता है। ये भाई और बहन का प्रमुख त्योहार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन ही कर्मावती, मेवाड़ की जो महारानी थी कर्मावती, उसने हुमायूं को राखी भेजी और राजा बलि को भी राखी भेजी गई थी। तो इस प्रकार इस त्योहार की जो शुरुआत है वो हुमायूं के कई ऐसे ऐतिहासिक हमें प्रसंग मिलते हैं जिससे इस त्योहार की शुरुआत होती है। रक्षाबंधन के दिन बहन है जो भाई के रक्षा का धागा बांधती है, उसी रक्षाबंधन कहते हैं। और ये श्रावण महीने की जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा का रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और इसी दिन सत्य पूर्णिमा और नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो भगवान सत्यनारायण की जो पूजा होती है वो श्रावण माह की पूर्णिमा को होता है। और जो नारियल की जो पेड़ की जो पूजा होती है वो पूजा भी श्रावण महीने की पूर्णिमा को ही होती है। अब हमें एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि इसी दिन जो राजस्थान का जो महेश्वरी समाज है, महेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। मैं मानकर जो भाद्र पक्ष की यानी पूरे भारत में इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, मगर जो महेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं वो इस श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर महेश्वरी समाज के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये आता है भाद्रपद शुक्ल, जो भाद्र महीने की जो पंचम आती है शुक्ल पक्ष की भाद्रपद की पंचमी को, तो ये पंचमी आती है शुक्ल पक्ष की। तो भारत के अंदर सिर्फ महेश्वरी समाज है वो भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचम होती है उस दिन महेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो हमें श्रावण महीने के जो त्योहार याद करने का जो प्रमुख ट्रिक है, श्रावण में नाग व नेवले की लड़ाई हुई तथा अमावस्या को राखी बांधी। यानी जो नाग पंचमी का जो त्योहार आता है वो कृष्ण पक्ष में आता है। और नेवला नवमी है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि नेवला नवमी कब मनाई जाती है, तो नेवला नवमी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। और अमावस होती है जिसे हरियाली अमावस भी कहा जाता है। और रक्षाबंधन है, ये रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। और इसी दिन बहन भाई की रक्षा के लिए बहन भाई की कलाई पर
रक्षा का धागा बांधती है, उस धागे को ही रक्षाबंधन कहा जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, इस कारण सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। और इसी दिन नारियल वृक्ष की पूजा होती है। और जो राजस्थान के अंदर जो महेश्वरी समाज है, वो महेश्वरी समाज श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार न मनाकर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। और जो राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार और मेले, इनका जो बाकी बच के उनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।